हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैप्टर में इसका बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है, जिसको आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कि कार, बसें, साइकिल, कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं। आप विचार से इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? देखो, जब भी आप स्कूल जाते हैं तो आप बहुत सारी वस्तुएं अपने आसपास देखते हैं। इसी तरह रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार होता है और इन स्थानों के बारे में विचार कीजिए, क्या आप इन्हें देख सकेंगे? मान लीजिए कि रात्रि के समय पूर्ण अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर रात को आप किसी कमरे में जाते हैं और वहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा हो तो क्या आप उन वस्तुओं को देख पाएंगे? तो देखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? या तो कमरे में लाइट हो, टॉर्च हो या मोमबत्ती जलाते हैं। जब ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? हम बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जैसे कि टॉर्च। टॉर्च एक बल्ब ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देती है। देखो, टॉर्च का जब बल्ब ऑन करते हैं तो वो लाइट देती है। इसी तरह से सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, पृथ्वी पर रोशनी देता है। टॉर्च ने क्या किया? जब उसको ऑन किया तो लाइट दी। इसी तरह से जब सूर्य क्या करता है? पृथ्वी पर लाइट देता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश से वस्तुएं देखते हैं। सूर्य की वजह से हम क्या करते हैं? दिन के समय जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह लाइट का उत्सर्जन करती है। जैसे सूर्य लाइट देता है ना, वैसे जो वस्तुएं लाइट देती है, चाहे मोमबत्ती हो जाए, चाहे टॉर्च हो जाए ना, तो ट्यूबलाइट हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। कुर्सी, चित्र तथा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इन सभी को जब आप देखते हैं तो प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे कि सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश इन वस्तुओं पर पड़ता है। आप इन्हें कब देख पाते हैं? कुर्सी, टेबल, जो भी आपके आसपास की वस्तुएं हैं, जब सूर्य का प्रकाश या लाइट इस पर पड़ती है तभी आप इनको देख पाते हैं। ठीक है, देख पड़ता है जब हमारी आंखों की ओर जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। याद कीजिए, उन अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में बांटा गया था। ठीक है, हम समझते हैं कि क्या है ये वस्तुएं। जब हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि यहाँ कोई वस्तु रखी है, हम उसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह प्रकाश को अपने में से होकर जाने देता है। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और प्रकाश की लाइट यहाँ से आई और वो इसके अंदर से होकर निकल जाती है, तब हम इस वस्तु को आर और पार दोनों से, मतलब आर पार हम इसको देख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें से हम देख तो सकते हैं लेकिन वो स्पष्ट नहीं देख सकते, मतलब उसका क्लियर नहीं देख सकते। हम उस वस्तु को जब हम अपनी आंखों के सामने रखते हैं तो बाहर का हमें दिखाई तो देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी कहते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, ये तीनों आपको याद करने होंगे डेफिनेशंस। अपने चारों ओर देखिए। दैनिक जीवन में जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्रित कर सकते हैं उन्हें करिए। जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, नोटबुक, कागज शीट, अनुरेखण कागज, कपड़ा, टुकड़ा, जो भी आपके आसपास में चीज़ें हैं उन्हें आप एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए और इन वस्तुओं को आर पार देखने की कोशिश कीजिए। क्या दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को प्रकाश इन वस्तुओं में आर पार चलकर अपनी आंखों तक पहुंचने देता है? तो देखो, इसमें यहाँ पे पिक्चर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जो भी आपके आसपास में वस्तुएं उन्हें अपनी आंखों के सामने इस तरह से, जैसे यहाँ रखा है ना, इस तरह से रखिए। तो क्या आप उसके आर पार देख पा रहे हैं? वस्तु को यह देखने के लिए प्रेक्षण कर रहे हैं प्रकाश को अपने में से जाने देता है या नहीं। तो देखो क्या कहा गया। जैसे कि पेंसिल, सबसे पहले है पेंसिल। जब आप अपनी पेंसिल के अपने सामने रखते हैं या एक पेंसिल का डब्बा भी अपने सामने रखते हैं तो क्या वस्तुओं को वो आपको उसके बाहर का या पीछे का दिखाई देता है? नहीं। तो ये कैसी वस्तु होगी? अपारदर्शी। ये कैसी वस्तु होगी? अपारदर्शी। ठीक है, उसके बाद रबड़ की गेंद। जब रबड़ की गेंद आप अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो क्या उसमें से आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे उसमें से। तो ये भी क्या हो जाएगी? अपारदर्शी। लिखने के कागज की शीट, अगर कागज आप रखते हैं तो क्या उसके आस पास देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? अपारदर्शी। अपने प्रेक्षणों में सारणी 11 पॉइंट
11 के अनुसार लिखिए। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में होना निर्भर करता है कि वस्तु अपने के अंदर होने अपने से होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से या बिल्कुल गुजरने देती है। जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु है, समझो इसको, जब प्रकाश की किरण इस पर गिर रही है तो ये प्रकाश की किरण, अगर ये देखो पेपर जो यहाँ पे हमने जो वस्तु रखी है वो प्रकाश को यहीं रोक लेता है, उसको आगे नहीं जाने देता, तब वो वस्तु हम उसके पीछे का नहीं देख पाएंगे। तो ऐसी वस्तु क्या हो जाएगी? अपारदर्शी। लेकिन जब प्रकाश इसके अंदर से होकर निकल जाता है तो ये वस्तु यहाँ से हम इसके पीछे का देख पाएंगे, तो ये कैसी हो जाएगी? पारदर्शी। और कभी कभी क्या होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसके पास प्रकाश जो है वो दूसरी तरफ चला तो जाता है लेकिन वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है हमें, तो उन्हें हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं। अब हम देखते हैं छायाएं वास्तव में क्या होती है। आपने ज़रूर छाया कभी ना कभी देखी होगी, जब भी आप अंधेरे कमरे में जाते हैं वहाँ पे थोड़ी सी लाइट होती है तो आपको छाया दिख जाती है। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। जो भी अपारदर्शी वस्तुएं हैं उनको सूरज की रोशनी के सामने एक या जो बल्ब है उसके सामने रखिए, तो देखेंगे कि धरती पर आप क्या देखते हैं। आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे धब्बे, काले धब्बे वस्तुओं की छाया है। तो देखो, मान लो यहाँ पे आपने कुछ रखा है, देखो जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ रखा है और यहाँ पे लाइट आ रही है, बल्ब कुछ भी जल रहा है, तो यहाँ पे इसी आकार का काले रंग का एक धब्बा बन जाता है जिसे हम छाया कहते हैं। मैदान में कागज की शीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकर अपारदर्शी वस्तु की ऊंचाई, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शीट लेनी है, लाइट के सामने उसको रखना है, हाथ से पकड़िए और उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज पर पड़े। देखो यहाँ पे आपने कागज रखा, वो क्या कह रहा है यहाँ पे समझो, और यहाँ पे एक अपारदर्शी वस्तु जो अपने में से प्रकाश ना होने जाने दे, और यहाँ पे आपका लाइट का स्रोत है, ठीक है। अब जब आप देखेंगे कि यहाँ से जब लाइट प्रकाश यहाँ जा रहा है इसके अंदर से, तो यहाँ से प्रकाश क्या होगा? रोक जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगी? उस जो भी आपने वस्तु पकड़ी होगी उसकी छाया बन जाएगी। और ये छाया किस पे बननी चाहिए? इस तरह से इस पेपर को रखना है कि ये जो छाया है इस पेपर पर बने। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हैं तो उस समय अपने किसी भी मित्र या छाया को बाहरी रेखा खींचने के लिए कहें। जब आपने वस्तु को पकड़ा है तो उस जो रेखा बनी है ना उसको कहें कि इसकी आकृति ड्रॉ करे वो। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की भी रेखाएं खींचे। अब आप अन्य मित्रों से छाया की बाहरी रेखा खींचकर वस्तु को पहचानने की कोशिश कीजिए। अच्छा देखो, इंटरेस्टिंग है ना, जो वो पिक्चर ड्रॉ करिए उसकी बनाने की कोशिश करें कि छाया कैसी बनी है। क्या आप छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि के समय प्रकाश नहीं होता है देख सकते हो, एकदम अंधेरा कमरा है, क्या आपको छाया दिखेगी? वहाँ पर आपको उस समय कोई भी छाया नहीं दिखाएगी देगी। तो छाया दिखाई देने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? एक तो हमें प्रकाश चाहिए जिससे कि हम छाया को देख सके, थोड़ा प्रकाश होना चाहिए। इसके अलावा हमें अपारदर्शी वस्तुएं, ये दोनों चीज़ें जब हमें मिलेंगी तभी हमारी छाया बन सकती है। तो जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ को कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। तो कौन सी चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए प्रकाश और कोई अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को रोक सके, तभी क्या बनती है? छाया बनती है। आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। क्रियाकलाप नंबर 3, यह ऐसा क्रियाकलाप है जिसको आपको अंधेरे कमरे में करना होगा। शाम होते ही कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च और एक गत्ते की बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च की ज़मीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह जलाइए जिससे कि टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ पर अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु या आपका जो मित्र है वो क्या है? मित्र जो आप लिविंग थिंग्स है वो क्या करे? अपने में से प्रकाश होकर नहीं जाने दे रही है, तो वो क्या हो गई? अपारदर्शी वस्तुएं हो गई। तो देखो यहाँ पे इसका देखो बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। देखो किस तरह से कहा गया है बेटा, आपको क्या करना है, जैसे कि ये एक यहाँ पे आपका दोस्त है, ये आपकी फ्रेंड है, यहाँ से टॉर्च की लाइट करे तो लाइट यहाँ से जा रही है और पीछे एक पेपर लेके एक बच्चा खड़ा है। तो देखो क्या होगा, ये इसकी जो पिक्चर, क्योंकि लाइट देखो सब तरह से पास हो जाएगी लेकिन यहाँ पे ये अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोक देगी जिससे कि उसकी छाया बन जाएगी। ध्यान से समझना है बेटा, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग और आसान है। आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत या कोई भी वस्तु न हो तब क्या आपको मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। जब देखो जहाँ तक आपका मित्र था, ये देखो यहाँ तक टॉर्च की लाइट गई तो उसने क्या किया? इस लाइट को रोक दिया। जहाँ आपका जो मित्र आपका खड़ा है उसने क्या किया? प्रकाश को रोक दिया और उसकी छाया बन गई। लेकिन आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रकाश की लाइट नहीं गई ना, इसलिए यहाँ पर छाया नहीं बनी है। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की शीट पर आपके मित्र के पीछे खड़े हो, क्या वहाँ पर शीट पे छाया बनेगी? तो देखो बिल्कुल छाया बनेगी। क्यों? पहले क्यों नहीं बनी? पहले वो कोई था ही नहीं उसकी छाया को लेने के लिए। अब क्या है? वहाँ पर छाया बन रही है।
तो यहाँ हमने एक चीज़ और सीखी कि जो छाया है वो केवल पर्दे पर ही दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ देखा था हमने, यहाँ पे ये टॉर्च, यहाँ पे देखो लाइट का स्रोत भी है और अपारदर्शी वस्तु है। अभी तक हम ये दो चीज़ें समझ रहे थे, लेकिन छाया कब प्राप्त होती है? जब कोई पर्दा भी हो। छाया किस पे गिरेगी? पर्दे पर भी गिरेगी, मतलब पीछे चाहे ज़मीन हो या सामने कोई पर्दे टाइप कुछ चीज़ हो जिस पे छाया हम कर सकते हैं। ज़मीन, कमरे की दीवार, इमारत, इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के पर्दों की तरह कार्य करते हैं। तो चाहे ज़मीन हो, चाहे कोई दीवार हो, इमारत हो, ये सब क्या करती है? पर्दे का काम करते हैं, जिसपे क्या होगी? वो छाया बनेगी। तो तीन चीज़ें हम कह सकते हैं जिसपे छाया निर्भर है। क्या होगी? एक तो प्रकाश, सेकंड अपारदर्शी वस्तु और पर्दा। ये तीनों चीज़ें ज़रूरत है छाया के लिए। ध्यान रखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। छायाओं से हमें वस्तुओं को आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी वस्तुओं की आकृति के बारे में भ्रमित कर सकती है। कुछ छायाएं दिखाई देती है तो हम अपने हाथों से बनाकर विविध छायाओं को जानने का भ्रम कर सकते हैं। और ये मज़ेदार बात है। देखो यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा गेम सा है कि देखो इस तरह से अगर कुछ छायाएं बनाई जाए, देखो कलरफुल, देखो जैसे कि ये तो हाथ है, लेकिन सॉरी ये क्या है? हाथ है, लेकिन इसको इस तरह से बनाया गया है। ये देखो ये भी एक एनिमल जैसे लग रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी एनिमल जैसा लग रहा है। ये देखो सब के सब क्या है? ये बटरफ्लाई जैसा अलग अलग सिर्फ हाथ की पिक्चर है। यहाँ पे क्या होगा? जो छाया है वो काली रंग की आई है ना। छाया कैसे आती है? काली रंग की आती है। तो वो ऐसे शो होती है। एक्चुअल में वो है तो ये हाथ, लेकिन वो शो कैसे हो रही है? जहाँ जहाँ लाइट, उसने लाइट को रोक दिया, वो उसी तरह की छाया बन जाएगी। क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? आप कुर्सी पर थोड़ा सा घुमा दे तो कुर्सी की छाया की आकृति किस प्रकार का परिवर्तन होगा? देखो छाया सिर्फ लाइट है। जैसे कि लाइट जिस डायरेक्शन में लाइट रुक जाएगी वैसे ही छाया बन जाएगी। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये इसकी छाया है। एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयता का डिब्बा लीजिए और उसकी छाया को देखिए। क्या दोनों की आकृति में समान प्रतीत होती है? जितना देखो आप ये छाया को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये एक नोटबुक की है या किसी डब्बे की है ना। आगे देखो क्या कहा गया है। विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब या पीला गुलाब ले लीजिए। आपने लाल गुलाब लिया और पीला गुलाब लिया, उनकी छायाएं देखिए। तो लाल गुलाब और पीला गुलाब की दोनों की छाया सेम होगी, क्योंकि छाया का कलर कैसा है? काला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें छाया में भिन्न भिन्न कलर नहीं दिखाई देते हैं। एक लंबा बॉक्स लीजिए, पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति करते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब से छोटी बनती है? जब सूर्य आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं, अर्थात जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आइए एक लंबे बॉक्स का प्रयोग करके सरल कैमरा बनाते हैं। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि जब सूर्य की जो लाइट आ रही है उसके सामने आपने कोई भी अपारदर्शी वस्तु रखती है और उस वस्तु को आप हिला रहे हैं तो छाया भी उसके साथ हिलेगी। उसका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। अब है सूची छिद्र कैमरा। देखो क्या कहा गया है इसके अंदर, ध्यान से समझिए। निसंदेह कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सी जटिल सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं चाहिए। क्रियाकलाप है, तो देखो क्या है क्रियाकलाप समझते हैं। दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिसमें एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के भीतर अंतराल में खिसक सके, मतलब कि ये एक बॉक्स है तो दूसरा बॉक्स इसके भीतर आ सके। ठीक है। दोनों बॉक्स का एक छोटा फलक काट लीजिए, एक साइड। जैसे कि मान लो एक मैं बताती हूँ, हम डायग्राम में अच्छे से समझेंगे हम। जैसे कि ये एक बॉक्स है, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, ये एक फलक यहाँ जैसे इसको हमने काट लेना है। दोनों फलक में एक एक बॉक्स काट लेना है। एक का इधर से काटा, दूसरे का हमने इधर से काट लिया। ठीक है। अब देखो क्या कहता है। बड़ा बॉक्स को लेकर उसके दूसरे छोर पर के बीचों बीच एक छिद्र बनाई। तो यहाँ से आपने काट लिया, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक छिद्र बनाना है। इस प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे फलक में एक वर्गाकार आकृति काटिए। इस कटे हुए भाग को ट्रेसिंग पेपर पर चिपका दीजिए। जहाँ पे ये काटा था ना हमने भाग, यहाँ पर हम एक ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर होता है ना, जो चिकना पेपर होता है जिससे लाइट जो पारभासी हो, जिसमें से लाइट हल्की क्रॉस कर सके, तो वो यहाँ पर लगा देना है। जब चित्र देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। इस प्रकार खिसकाइए, चिपका कर ढक दीजिए। ठीक है। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स पर इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स को पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। देखो बहुत आसान है। देखो क्या किया गया है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे क्या लिया गया, एक ये कैमरा लिया गया, एक बॉक्स ये लिया गया, दूसरा बॉक्स ये लिया गया। यहाँ पे देखो एक तरफ क्या कर दिया गया, छेद कर दिया गया। यहाँ पर एक तरफ क्या कर दिया गया, एक चिकना पेपर लगा दिया गया। इतना काटा उसको और चिकना पेपर लगा दिया। अब एक बॉक्स ये है, उसके अंदर हमने दूसरा बॉक्स रख दिया। यहाँ पे छेद किया हुआ था, ठीक है। यहाँ से देखो ये काट दिया था ना पहले, और यहाँ पे हमने ट्रेसिंग पेपर ही चिपकाया हुआ है। अब इसके अंदर हमने लगा दिया। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या,
ये देखो ध्यान से समझो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक बॉक्स है और इसके अंदर हमने दूसरा बॉक्स अंदर खिसका दिया जिसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा गया है, देखते हैं हम आगे क्या कहा गया है। काले रंग के कपड़े से ढक दीजिए। अब उसको क्या करना है, पूरे काले रंग से ढक देना है। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे कि पेड़, इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे में देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हुई हो। अब आपको क्या करना है, उस पूरे को काले कैमरे से ढक देना है। जो भी आपने बनाया है उसको क्या करना है, कैमरे से ढक देना है। अब सूची छिद्र कैमरा जो आपने लिया उसको दूर की वस्तुएं जैसे कि पेड़, इमारतों को देखने का प्रयत्न करना है और उस पर क्या होनी चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए, इस पर सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। जब इस छोटे बॉक्स को सूची छिद्र के बड़े बॉक्स के पीछे आगे खिसकाते हैं तब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। उसको क्या करना है, जो हमने एक बॉक्स यहाँ लिया था, एक बॉक्स यहाँ लिया था, तो इस अंदर वाले बॉक्स को आगे पीछे खिसकाना है जिससे कि हमें पिक्चर मिल सके। क्या सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? देखो क्या जो हमें उसके अंदर प्रतिबिंब मिल रहा है, जो हमें फोटो उसके अंदर मिल रही है वो क्या है, भिन्न है। तो देखिए आइए इन सूची छिद्र कैमरे में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब तैयार करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य छोटा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ से इस तरह पकड़े कि छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य देखते हैं? ये तो ये थोड़ा सा समझाया गया है, इसको बस समझ लीजिए। अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की सूची का छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, मुझे अच्छे से समझते हैं। छिद्र तथा पर्दे पर सुव्यवस्थित करें। सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। आपको क्या करना है, जो पर्दा लिया है उस पर सूर्य का प्रतिबिंब साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर, ये कब करना आपको, सूर्य ग्रहण के समय कहा गया है। सूर्य ग्रहण का आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ में तो सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता है। हमें सूर्य की सीधी रोशनी में कदापि नहीं जाना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे बात को कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की सीधी रोशनी में आपको नहीं जाना है। ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा इसको रीड करना है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। प्रकृति में एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है, तब हम उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। तो देखो इस तरह का डायग्राम आपने ज़रूर देखा होगा, देखो है ना, इस तरह का डायग्राम जहाँ जहाँ पे पत्तों की रोशनी आ रही है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पत्ते हैं वहाँ वहाँ क्या बन रही है, छाया, और जहाँ पे पत्ते नहीं है वहाँ पे क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच खाली स्थान सूची छिद्र भांति व्यवहार करते हैं। जो पत्तियों के बीच जो जगह जगह रह जाती है जहाँ से सूर्य की रोशनी सीधी आती है वो सूची छिद्र कैमरे के समान कार्य करती हैं। इन खाली स्थानों पर सभी प्रकार की अनियमित आकृतियाँ हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब को देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें, यह रोचक हो सकता है। बेटा यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, सीधी रोशनी में नहीं जाएंगे। बूझो के मस्तिष्क में एक विचार है। हमने अपने सूची छिद्र कैमरे को सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे। सूर्य के प्रतिबिंब के साथ क्या होता है, क्या वे भी उल्टे दिखाई देते हैं? पहेली कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये सब परिणाम हम देख रहे हैं। छायाओं का बनना सूची छिद्र कैमरे से तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करता है। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आई है कि प्रकाश जो है, अभी तक जो दिखाई दिया हमने रीड कर लिया उसको, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आया वो ये है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तो इसी के लिए हम समझेंगे, देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं। आइए, पाइप का एक छोटा टुकड़ा या रबड़ की नली लीजिए। कमरे में एक तरफ मोमबत्ती जलाकर मेज पर रखें और दूसरी तरफ से खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें। क्या आप मोमबत्ती को दिखाई देती है? अब मोमबत्ती को देख रहे हैं तो पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या आप मोमबत्ती दिखाई देती है? आप पाइप को अपने दाईं ओर घुमाइए। क्या आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? इस तरह निष्कर्ष निकालते हैं। देखो 3 कंडीशन है। आपने क्या किया, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने सीधा इस तरह रख के मोमबत्ती को देखा। अब आपने मोमबत्ती को जो पाइप है उसको थोड़ा सा घुमा दिया, अब लाइट को देखो, अब इस तरह से और घुमा कर देखो। तो इन तीनों ही कंडीशन में आपको किस तरह मोमबत्ती दिखाई देती है? मोमबत्ती आपको तभी दिखाई देती है जब क्या होता है, लाइट एकदम सीधी गिरती है। जब क्या होता है, लाइट जो है वो एकदम सीधी जब जो पाइप है वो क्या हो रही है, एकदम सीधी है, उसी कंडीशन में आपको क्या दिखाई देती है, यहाँ पर आपको लाइट दिखाई देती है। तो देखो अभी हम समझते हैं कि क्या कहा गया है, मोमबत्ती कब दिखाई देती है हमको। यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब अपारदर्शी वस्तु रोकती है तो वस्तु की छाया बनती है। यहाँ पे ध्यान से समझो क्या कहा गया है।
देखो यहाँ यहाँ पे समझना ज़रूरी है बेटा। हम एक बार फिर देखते हैं, देखो क्या कहा गया है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। अगर देखो प्रकाश, हम ये बात आप अच्छे से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है। जब पाइप को इस तरह से मोड़ दिया गया था तो जो यहाँ कैंडल जल रही थी वो यहाँ से नहीं दिखाई देती, लेकिन जब पाइप को सीधा रखा था और कैंडल यहाँ रखी थी तो यहाँ से हम कैंडल को आसानी से देख पा रहे थे। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु है और प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो जो भी वस्तु अपारदर्शी वस्तु इसको रोकती है प्रकाश को, तो उसकी ही छाया यहाँ पर बन जाती है। ध्यान से यहाँ पर समझने वाला है। अब हम देखते हैं दर्पण और परावर्तन। हम सभी घर में दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपने ज़रूर घर में दर्पण का प्रयोग किया होगा। दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परावर्तन, इसे समझेंगे अभी। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं को परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील तथा तालाब के पानी में, पेड़ों पर, इमारतों पर तथा अन्य वस्तुओं पर भी परावर्तन देखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर एक मिरर लगा है या दर्पण लगा है और यहाँ पर आप हो, तो यहाँ पर देखो इसका रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, इसकी वजह से आप यहाँ पर अपने आप को देख पाते हो। तो जब आप अपने आप को देख पाते हो मिरर में, तो ये क्या है? परावर्तन है। यहाँ से देखो लाइट यहाँ पर गई और वो टकरा कर वापस आपकी आंखों में आती है, जिसकी वजह से आप उसे देख पाते हैं। इसे अच्छे से समझते हैं क्रियाकलाप नंबर 7 के द्वारा। क्रियाकलाप रात्रि के समय एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेके एक कोने में खड़ा हो जाए और एक हाथ में टॉर्च लेकर अपने कमरे के दूसरे कोने में खड़ा हो जाए। देखो क्या कहा गया कि 2 मित्र चाहिए होंगे। एक यहाँ पे क्या लेगा? दर्पण लेके खड़ा होगा, यहाँ पे एक टॉर्च लेके खड़ा होगा। अब टॉर्च की लाइट देखो, यहाँ पे हम पिक्चर से भी समझते हैं, खड़ा हो जाए, एक हाथ में टॉर्च लेकर अपने दूसरे कोने में खड़ा हो जाए। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए। अब टॉर्च को जलाइए। देखो क्या करना है, यहाँ पे एक टॉर्च लेके खड़ा हो गया, यहाँ पे एक शीशा या दर्पण लेके खड़ा हो गया। अब पहले इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद अब ये अपने घर पे करके देखिएगा बेटा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से आप इसको लाइट दीजिए। देखो लाइट जाएगी यहाँ पर लाइट गई और इस दर्पण से टकरा कर लाइट क्या करती है? अपनी दिशा को बदल देती है। देखो यहाँ से अब ध्यान से समझिए, इस डायरेक्शन में लाइट गई थी, हम इसे अच्छे से समझते। देखो इस डायरेक्शन में लाइट गई थी पहले, जब लाइट गई थी अब इस शीशे पर या इस दर्पण से टकरा गई और टकराने के बाद वो देखो इस दिशा में परिवर्तित हो गई। पहले गई इस दिशा में थी और टकरा के इस दिशा में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह जो लाइट है वो टकरा कर अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, जिसे परावर्तन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है परावर्तन, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया, किरण पुंज अपने प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़िए। अब देखो आगे क्या कहा गया, ये पहले हम यहाँ तक समझते हैं, उसके बाद देखो आगे क्या कहा गया है। आपके मित्र के द्वारा पकड़े गए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देख पाते हैं? जैसे कि यहाँ से गया था टॉर्च, ठीक है, अब यहाँ पे आप टकरा कर लाइट कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर। तो क्या आप यहाँ पर प्रकाश का धब्बा देख पाते हैं? प्रकाश देख पा रहे हैं? अब टॉर्च की दिशा को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे के खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर गिरे। देखो पहले आपने क्या किया, देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले आप टॉर्च लेंगे और टॉर्च को यहाँ पर आपने किया, ठीक है। उसके बाद आपने इस दर्पण पर डाला। जैसे ही आप इस दर्पण पर टॉर्च डालेंगे तो इसकी लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी वो दूसरी तरफ जाएगी जहाँ पे आपका दूसरा दोस्त खड़ा है। उस तरह आपको एडजस्ट करना है उसको कि वो आपके दोस्त पर गिरे, ठीक है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही हम परावर्तन कहते हैं। जो दर्पण है वो अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यहाँ वर्णन किया गया है कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है और दर्पण से परावर्तित हो जाता है। देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया जाएगा बेटा, कि प्रकाश एक तो सीधी रेखा में गमन करता है और दर्पण से परावर्तित हो जाता है। क्रियाकलाप नंबर 8 में हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। एक थर्माकोल की शीट के किनारे पर एक कंघी और दूसरे किनारे पर दर्शाए अनुसार दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज का गहरा रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए और कंघी के सामने प्रकाश डालिए।
तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे एक कंघी रखी है और यहाँ पे आपने टॉर्च लगा दिया है। अब लाइट क्या करेगी, यहाँ से पास होगी, जहाँ जहाँ छेद होगा वहाँ से क्या करेगी, लाइट पास होगी, ठीक है। और जहाँ पे कंघी की जैसे दांतुन जिसको हम बोलते हैं ये आ जाएगा, वहाँ पे प्रकाश रुक जाएगा, ठीक है। उसकी छाया यहाँ नीचे बन गई। अब प्रकाश यहाँ से लाइट इसके पास करेगा और सामने क्या रखा है, शीशा रखा है, जिससे टकरा कर, जैसे कि जो लाइट पास हुई वो इस शीशे से टकरा कर वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो देखो इस चित्र में आपको बहुत अच्छे से ही दिखाया जा रहा है। देखो तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या आप अवलोकन करते हैं, क्या आप चित्र में दर्शाए गए पैटर्न को प्राप्त किया, क्या समझे कि ये क्यों आया। देखो कुछ जगह तो क्या हुई, छाया बन गई। छाया क्यों बनी, क्योंकि जो इसकी हम कहेंगे दांतुन जो थी उसने लाइट को रोक दिया, जिसकी वजह से उसकी छाया बन गई। और जहाँ से प्रकाश गया, उनके बीच में से जहाँ से प्रकाश गया वो क्या किया, सामने दर्पण से रिफ्लेक्ट हो गया। ध्यान से समझो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इस क्रियाकलाप से हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है और प्रकाश दर्पण से परावर्तित होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और दर्पण से परावर्तित होता है। आज का ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। दीप्त पिंड किसे कहते हैं बेटा, जो अपने में से लाइट को जाने देता है उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं। दर्पण किसे कहा जाता है, जिस पर लाइट गिरती है, जिस पर छाया बनती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु क्या है बेटा, अभी समझाया, जो लाइट को अपने में से पास नहीं होने देता। पारभासी जो लाइट को थोड़ा थोड़ा पास होने देता है, जिसे हम जिस वस्तु के आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है। और पारदर्शी वस्तु जिसके आर पार हमें एकदम साफ दिखाई देता है। सूची छिद्र कैमरा हम कर चुके हैं। परावर्तन और छाया, छाया क्या है, जब भी जो प्रकाश में और प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को, अपारदर्शी जो वस्तु है वो प्रकाश को रोक लेती है, तो छाया बनती है। और परावर्तन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और दर्पण से टकराकर वापस परावर्तित हो जाता है, इसे परावर्तन कहते हैं। देखो ये जो मुख्य बिंदु है ये भी आपको आने चाहिए और ये सारांश तो आपको जरूर याद होना चाहिए बेटा। देखो अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने में से जाने नहीं देती है, पारदर्शी वस्तु अपने में से होकर प्रकाश को जाने देती है। इनकी दूसरी रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, इसके आर पार रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है। इसका प्रयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों किया जाता है इसका प्रयोग, अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने के लिए। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। जैसी छाया है, जो प्रतिबिंब है वो उनसे भिन्न होते हैं, छाया जैसा नहीं दिखाई देता है। और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए प्रथम प्रश्न बता, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए बॉक्स में अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके लिखना है, जैसे या, छाया, शीर्ष। तो इसका क्या बनेगा, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। तो देखो इसको अरेंज करके लिखना था, क्या आंसर हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है, नीचे दिए गए वस्तुओं में पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी वस्तुओं दीप्त तथा अदीप्त में वर्गीकृत करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, वस्तुएं दी गई हैं जिन्हें हमें वर्गीकृत करना है। तो आइए देखते हैं बेटा, जैसे कि वायु क्या है, पारदर्शी है और अदीप्त है। जल क्या है, जल भी क्या है, पारदर्शी है और अदीप्त है। आइए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या है, चट्टान का टुकड़ा अपारदर्शी है और अदीप्त है। एल्युमिनियम शीट अपारदर्शी है, अदीप्त है। दर्पण अपारदर्शी है और अदीप्त है। लकड़ी का टुकड़ा अपारदर्शी है और अदीप्त है। पॉलीथीन शीट पारभासी है और अदीप्त है। सीडी पारभासी है और अदीप्त है। धुआं पारभासी है और अदीप्त है। देखो बार बार में वो आ रहा है, आपको समझ के करना है बेटा इनको। समतल कांच की शीट पारदर्शी है ना, देखो पार हो जाएगा इसका प्रकाश की किरण ना, और अदीप्त है। कोहरा पारभासी है और अदीप्त है। उसके बाद देखो सभी हम करेंगे अच्छे से। उसके बाद दिया गया है लाल तप्त लोहे का टुकड़ा अपारदर्शी और दीप्त है ये, क्योंकि देखो जब जल रहा है तो अपने में से ऊष्मा दे रहा है वो। छाता अपारदर्शी है, अदीप्त है। प्रकाशमान प्रदीप्ति नलिका अपारदर्शी है लेकिन दीप्त है। प्रकाशमान है ना, मतलब लाइट दे रही है। दीवार अपारदर्शी, अदीप्त। कार्बन पेपर की शीट अपारदर्शी और अदीप्त। गैस बर्नर की ज्वाला अपारदर्शी लेकिन दीप्त है, जल रही है ना, लाइट आ रही है उससे। गत्ते की शीट अपारदर्शी और अदीप्त। प्रकाशमान टॉर्च अपारदर्शी और दीप्त। आगे देखिए क्या है, सेलोफेन शीट पारभासी और अदीप्त।
तार की जाली पारभासी और अदीप्त। मिट्टी के तेल का स्टोव अपारदर्शी लेकिन दीप्त है। बेटा लाइट होएगी वहां से। सूर्य अपारदर्शी है लेकिन दीप्त है। जुगनू अपारदर्शी और दीप्त है। चंद्रमा अपारदर्शी और अदीप्त है। ठीक है, ये ध्यान से करेंगे आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आप ऐसे आकृति बनाने के बारे में सोचिए जो ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए और दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। जब एक बेलनाकार वस्तु को हम धूप में रखेंगे, इसको अगर हम धूप में रखते हैं तो वृत्ताकार छाया बनेगी। इसकी छाया कैसी बन जाएगी? ऐसी छाया बन जाएगी। और जब इसका ऊपरी हिस्सा सूरज की ओर आएगा और जब देखो यहाँ से जब इसकी रोशनी आएगी तो इस तरह से छाया बनेगी, लेकिन जब यहाँ से इसकी रोशनी आएगी तो ये क्या वृत्ताकार छाया बनेगा। और जब बेलन की साइड में सूरज की रोशनी होगी, ध्यान से समझो बेटा, देखो क्या कहा गया है। जब सूरज की रोशनी यहाँ से होगी तो इस तरह से इसकी छाया बनेगी, लेकिन जब सूरज की रोशनी इस तरह से आएगी तो इसकी छाया इस तरह से बनेगी। तो क्या आप एक ऐसी आकृति के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल हमने सोच लिया है। वो आकृति क्या है? बेलनाकार। बेलनाकार वस्तु की छाया धूप में रखे जाने पर छाया कैसी बनेगी? इसकी वृत्ताकार भी बनेगी और आयताकार, दोनों ही बनेगी। तो ये इसका बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है बेटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। जब किसी कमरे, अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखते हैं तो क्या परावर्तन होगा? भी परावर्तन देखते हैं अंधेरे कमरे में। छवि का बनने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। छवि या छाया का बनने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। प्रतिबिंब जो, ये देखो अंधेरे कमरे में अगर आपके रूम में शीशा लगा है तो क्या अपनी तस्वीर उसमें देख पाते हैं? अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि प्रकाश का होना जरूरी है। एक अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश नहीं होता है, बिना प्रकाश के परावर्तन नहीं होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ध्यान से समझिए। तो आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।